नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। देवांशी हमें बताएंगी बाजार में आज का एक्शन, कुशल हमें बताएंगे वेदांता के सेमीकंडक्टर वेंचर के बारे में, कमोडिटी मार्केट क्यों है एक्शन में जानेंगे नेहा आनंद से और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से जुड़ी खबर लेंगे अनुराग शाह से। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कल की जोरदार गिरावट के बाद आज बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी 510 अंक चढ़कर 17,332 के 17,352 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1736 अंक उछलकर 58,142 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 1261 अंक बढ़कर 38,170 के स्तर पर बंद होने में सफल रहा। वहीं आज एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा सामने आ रहा है जरा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज एक बार फिर से बिकवाली की है 2,298 करोड़ रुपए की। तो वहीं डीआईआईज की तरफ से आज 4,411 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो बाजार ने आज सोमवार की गिरावट की पूरी कसर निकाल दी। ऐसे में आज की इस तूफानी तेजी के मायने क्या हैं समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों में आज एक बेहतरीन शानदार दमदार रिकवरी का सेशन देखने को मिला। हालांकि सुबह जब हम भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए तैयार थे तब कोई संकेत बहुत अच्छे थे नहीं। अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच कल फिर से कमजोरी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की कोई खास खबरें घटने वाली थी नहीं। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े भी थे, लेकिन हाँ एक चीज़ थी वो ये कि बाजार ओवरसोल्ड थे। पुट कॉल रेशियो पर काफ़ी नीचे आ चुके थे, तो तेजी की पोजीशन काफ़ी कम हो चुकी थी, मंदी की पोजीशन काफ़ी बन चुकी थी। ऐसे में हल्की फुल्की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी। उसके दम पर भारतीय बाजार खुले मजबूत खुलने के बाद 17,000 को पार करने में दिखी मुश्किल और बार बार उसी के नीचे ट्रेड करके उतार चढ़ाव दिखाते नजर आए। तो शुरुआती 1.5-2 घंटा उतार चढ़ाव दिखा, मिड सेशन से बाजार ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया। एक बार 17,000 के पार, फिर दूसरी बार जब निकले पीछे मुड़कर नहीं देखा। न सिर्फ 17,000 पार किया और टिके, 17,100 भी पार किया, 17,200 भी पार किया और आखिरी घंटे में 17,300 भी पार किया। फाइनली 500 अंकों की बड़ी छलांग लगाकर बंद होने में कामयाब रहे 17,350 पर। वजह यूक्रेन और रूस के बीच तनाव कम होना। रूस ने अपनी कुछ सेनाओं को पीछे बेस पर बुलाने की बात कही है। इस तरह की खबरें जो आई उन्होंने बाजार में जोश भरा और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी होती दिखी। और ऐसा ही माहौल बैंक निफ्टी में भी नजर आया। जो बैंक निफ्टी कल 37,000 के नीचे बंद हुआ था, आज 38,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दमदार खरीदारी वहाँ पर भी होती हुई दिखी, तो एक बड़ी रिलीफ रैली आती हुई नजर आई। हालांकि अब भी फाइनली ये होना बाकी है कि क्या वाकई में तनाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या युद्ध के बादल छट गए, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन तनाव कम होने की उम्मीद से ही बाजार काफ़ी भाग चुके हैं। एक तो ये सेंटिमेंट सुधरा, दूसरा हल्का बाजार, ओवरसोल्ड बाजार, हल्का सा ट्रिगर चाहिए था तेजी के लिए और वो जैसे ही उस ट्रिगर के संकेत आते दिखे हम तेज हो गए। और ये ध्यान रखिए, सिर्फ हम तेज नहीं हुए, पूरी दुनिया भर में रिकवरी का माहौल था। और स्पेशली रूस जो यूक्रेन से युद्ध करने जा रहा है उसके 2 इंडेक्स ही 4 से 5%, 6% तक मजबूत है। तो देखिए जहां डर है वहीं पर तेजी होती दिख रही, तो फिर बाकी के बाजार क्यों नहीं भागेंगे। और यही वजह थी भारतीय बाजारों में भी तगड़ा एक्शन तेजी का देखने को मिला। ऐसे में अब कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर्स में जोरदार एक्शन देखने को मिला जानने के लिए हमारी सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, आज के इस रिकवरी भरे बाजार में कौन से सेक्टर्स में मजबूती थी और कहां पर आज भी सुस्ती के संकेत मिले? जी बिल्कुल, आप देखिए आज बाजार में हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत जरूर होती हुई दिखी, लेकिन दिन के दरमियान हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव थे वो कम होते हुए दिखे। सेकंड हाफ में शानदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिखी और उसके बाद मजबूती के साथ बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी में 3% से ज्यादा की मजबूती, निफ्टी बैंक 3.5% मजबूत और सेंसेक्स भी 3% से ज्यादा मजबूत होकर आज बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज शानदार रिकवरी आती हुई दिखी। आप देखिए ज्यादातर इंडाइसेस हर इंशान में ट्रेड करते हुए दिखे और ऑटो और बैंक्स में सबसे ज्यादा रिकवरी आई है।
निफ्टी की अगर बात करें, टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स थे जहां पे शानदार रिकवरी आती हुई दिखी। लूजर्स की बात करें निफ्टी में, केवल 2 स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान में थे, सिप्ला और ओएनजीसी। सिप्ला में जो ब्लॉक डील हुई, प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा, इसी के चलते डाउनफॉल देखने मिला। इसके साथ ही ऑटो स्टॉक्स आप देखिए, टाटा मोटर्स में 7% तक की तेजी थी, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प सब में गेंस आते हुए दिखे। सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक, एसबीआई टॉप परफॉर्मर्स रहे थे। आईटी स्टॉक्स लगातार पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आज गेंस आते हुए दिखे और नैस्कॉम की जो गाइडेंस आई वो भी काफी पॉजिटिव थी। इसके साथ ही कई सारे मिड कैप स्टॉक्स थे जैसे कि जीएमडीसी 12% तक की तेजी, एलआईसी हाउसिंग, स्पाइस जेट नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ दिखा। लूजर्स की बात करें तो मन्नपुरम फाइनेंस कल नतीजा आने के बाद जो कॉल होती हुई दिखी वो भी थोड़ी सी नेगेटिव थी। आज 10% स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी। पेटीएम यहाँ पे भी गिरावट थी। जोमेटो, रेपको होम, मेट्रोपोलिस सब नंबर्स के बाद कमजोर होते हुए दिखे ऐसे बाजार में भी। और इसके साथ ही आज दिन भर आपकी जो कमाई होती हुई दिखी, सुपर हिट कॉल्स जो आपको मिलते हुए दिखे उस पर अगर आप नजर करें तो टीसीएस आज आपको रिकमेंड किया गया था, टाइटन ने रिकमेंडेशन थी, हीरो मोटोकॉर्प भी आपको आज रिकमेंड किया था। तो अब देखिए आज हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी आई। सारे इंडाइसेस मजबूत होकर बंद होते हुए दिखे, स्पेशली निफ्टी और निफ्टी बैंक। विकास सेठी का रुख करे थे। विकास जी, एक बार फिर से मंदी वाले मंडे के बाद रिकवरी वाला ट्यूसडे हमने देखा है, आपकी राय बाजार पर कल के लिए कौन से स्टॉक पर नजरिया बताएंगे और हफ्ते भर का व्यू कहां पर? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज एक दमदार तेजी हमने बाजारों में देखी कल की भारी गिरावट के बाद। और वो दोपहर को जैसे खबरें आने लगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो कम हो रहा है, रशिया अपनी ट्रूप्स को वापस बेस पे बुला रहा है, तो उसके बाद से हमने देखा जबरदस्त तेजी बाजार में बनी और बाजार अपने डेज हाई के आसपास जाके बंद हुए हैं। तो उससे देख के लगता है, और अगर ये खबरें सही रहती है और कुछ एस्केलेशन वगैरह नहीं होता है तो मुझे लगता है आज अमेरिकी बाजार में भी अच्छी खासी बढ़त हो सकती है और कल हमारे बाजारों में ये जो रैली है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। बाकी कल के लिए जो मेरा स्टॉक रहेगा जो कल के लिए इंट्राडे पिक रहेगी वो रहेगा बजाज फाइनेंस। आज ये स्टॉक इसने अच्छा प्रदर्शन किया, 5% के करीब ऊपर था, 7142 पे बंद हुआ। बट मुझे लगता है इसमें अभी और तेजी हो सकती है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, सॉलिड मैनेजमेंट, एक अच्छी पेडिग्री, रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है और एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और आज इस स्टॉक ने मार्केट कैप के लिहाज से एचडीएफसी को भी पीछे छोड़ दिया। जो एचडीएफसी जो कि बाजार की दिग्गज एनबीएफसी है उससे भी ज्यादा इसका मार्केट कैप हो गया। मुझे लगता है कल भी इसमें तेजी करनी चाहिए। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 7400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 7050 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मैंने पिक किया आज एक फर्टिलाइजर स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर, जो कि 560 के लेवल पे आज बंद हुआ है। सॉलिड कंपनी है, फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के कारोबार में तो है ही, इसके अलावा माइनिंग केमिकल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाती है। फिर भारत की सबसे बड़ी नाइट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनी है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। स्टॉक में अच्छा खासा अपने ऊपरी लेवल से करेक्शन भी हुआ है। एफआईएस भी अच्छी खासी 8% हिस्सेदारी ओन करते हैं और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी अराउंड 5% इस कंपनी में स्टेक ओन करती है। तो फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और मुझे लगता है बाजार में अगर सेंटिमेंट ठीक रहते हैं तो पोजिशनली इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। तो 600 रुपए के मेरे पोजिशनली इसमें टारगेट है, 540 का स्टॉप लॉस है। जी, तो विकास जी की राय 2 स्टॉक्स में फिलहाल कल के लिए उन्होंने बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दी और हफ्ते भर का नजरिया दीपक फर्टिलाइजर में रखने का सुझाव विकास सेठी जी का। बातचीत जारी रहेगी, कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ करार किया है और जरा इसके डिटेल्स और समझते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं किस नए कारोबार में उतरने की तैयारी है? जी, तो वेदांता के लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर फॉक्सकॉन जो कि आईफोन सप्लायर्स है, जो बनाता है आईफोन, वहाँ पर उनके लिए इनके साथ जो करार हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है क्योंकि भारत में जो सेमीकंडक्टर उत्पादन बनाने की योजना सरकार की बनती हुई दिख रही थी, उसके बाद आप देखिए वेदांता ने यहाँ पर फॉक्सकॉन के लिए टाई अप कर लिया है और ये जो जेवी है उसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी वेदांता की ही रहने वाली है। अनिल अग्रवाल जी जो है इसके जेवी के चेयरमैन होंगे और उत्पादन फैसिलिटी लगाने के लिए ये
ऑलरेडी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 16 दिसंबर को सरकार ने इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान किया था और ये कुल स्कीम जो है 1000 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा की है। तो डेफिनेटली इंसेंटिव स्कीम इस तरह की है और आगे जिस तरह से इन्होंने करार ये करते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबली आप देखिए चिप की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं कमी पूरी होती हुई दिख सकती है और साथ ही भारत में जो सेमीकंडक्टर की समस्या है, तमाम जो ऑटो कंपनियां और साथ ही जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां फेस कर रही हैं, वहां पर काफ़ी अच्छी रिवाइवल हमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो डेफिनेटली वेदांता के लिए ये काफ़ी बड़ी खबर का डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। वही एक और बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल पुथल है। हालांकि कमोडिटी मार्केट उफान पर है। अब इस साल की शुरुआत में कैसी है कमोडिटी मार्केट की चाल, समझते हैं। हमारी सहयोगी नेहा आनंद हमारे साथ है। नेहा, जरा बताएं, रूस और यूक्रेन तनाव के बीच कमोडिटी में उफान क्यों? जी बिल्कुल, देखिए इक्विटी मार्केट में भले ही भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन कमोडिटी मार्केट, आप एक कमोडिटी को उठा के देख लीजिए, फिर चाहे वो नॉन एग्री हो या एग्री हो, इस साल अब तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाती हुई नजर आई है। इसमें प्रमुख जो फैक्टर रहा है वो ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जैसे हालात हमने पिछले साल से ही बनते हुए देखे, उस पर टिप्पणियां आती हुई सुनी अलग अलग देशों से, उसने एक तरह से आग में घी का काम किया और यही कारण है कि हमने सारी कमोडिटीज को ऊपर भागते हुए देखा। सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर एनर्जी कमोडिटीज हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्रेंट और नेचुरल गैस की। 20 से 25% का अपसाइड ये दोनों कमोडिटीज इस साल अब तक दिखा चुकी हैं। आप मेटल्स में अगर बात करें, वैसे तो पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स चढ़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमने एल्यूमिनियम और निकल में देखी है। देखिए एल्यूमिनियम को लेकर रशिया का दबदबा है। इस डर से कि सप्लाई बाधित हो जाएगी, हमने एल्यूमिनियम की कीमतों को कुछ समय पहले ही 13.5 से 14 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ देखा है। आप एक्सचेंज इन्वेंट्रीज की बात करें, 22 साल के निचले स्तर पर चली गई हैं। जिंक की बात करें, निकल की बात करें, यहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी है। अब ये स्ट्रेंथ सिर्फ नॉन एग्री स्पेस में नहीं है, एग्रीकल्चरल मार्केट में अगर आप बात करें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात करें, खाने के तेल, तिलहन, अनाज, कॉफी, कॉटन, सब में मजबूती देखने को मिली और कारण वही है कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज घटती हुई दिख रही हैं। उत्पादन को लेकर जो ग्लोबल आउटपुट है उसको लेकर स्थिति यहाँ पर कमजोर है। फिर चाहे आप सोयाबीन की बात कर ले, कॉटन की बात कर ले, दुनिया भर की एजेंसीज कह चुकी हैं कि इस बार के जो मार्केटिंग सीजन है या इस बार का जो क्रॉप सीजन है उसमें उत्पादन कम होने की संभावना और डिमांड सामने से बहुत तेजी से आ रही है। और यही कारण है कि कॉटन से लेकर सोयाबीन तक जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं, इस साल अब तक 13 से 20% कीमतों में उछाल देखने को मिल चुका है और अधिकतर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये फंडामेंटल्स तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। कमोडिटी में तेजी का रूस कनेक्शन समझाने के लिए नेहा आपका धन्यवाद। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह हैं। अनुराग, क्या है एक्सक्लूसिव खबर? देखिए, आईडीबीआई बैंक के जो विनिवेश की बात हो रही है तो वहां पर इस वित्त वर्ष में भी एक बड़ा फैसला हो सकता है और अगले 3 हफ्तों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ईओआई पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक। जिस तरह से जो आईडीबीआई बैंक है वहां पर सरकार की हिस्सेदारी 46% है और एलआईसी की हिस्सेदारी 49% है और एलआईसी के आईपीओ में डीआरएचपी जो फाइल हुआ है वहां पर भी बताया गया है कि किस तरह से जो नवंबर 2023 तक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या फिर आईडीबीआई बैंक को अपना जो होम लोन का कारोबार है, दोनों में से एक को अपना होम लोन का कारोबार बंद करना होगा। तो वहां पर भी ये संभावना बनती है कि इन सब चीजों को देखते हुए भी अगर आईडीबीआई बैंक का विनिवेश हो जाता है, जो हिस्सा बेचना चाहती है सरकार, तो फिर जो है ये दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन यहां पर एक जो पेच है जिसमें एलआईसी चाहता है कि आईडीबीआई बैंक के अंदर जो नया निवेशक आए वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ आना चाहता है, तो वो 51% हिस्सा लेगा, 51% से ज्यादा हिस्सा लेगा। तो सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी अगर वहां निकाल रही है 46%, तो उसमें अगर एलआईसी वहां पर 7 से 8% हिस्सा बेचता है तो जो 51% का जो ये टारगेट है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि एलआईसी का मानना है कि जिस तरह से बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियां, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन सब की अपनी एक बैंक है, तो एलआईसी को भी जिस तरह से रिजर्व बैंक और आईआरडीए से 12 साल तक का वक्त मिला हुआ है अपना हिस्सा घटाने का, तो एलआईसी भी चाहता है कि उनके साथ भी कुछ हिस्से के साथ बैंक के साथ बना रहे। लेकिन अभी देखना होगा कि सरकार जो विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है तो वहां पर अपना पूरा हिस्सा बेचने के साथ साथ एलआईसी का कितना हिस्सा बेचेगी। अब कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है,
सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए कल यही होगा कि अब से लेकर कल सुबह बाजार खुलने तक रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसमें किस तरह की कमी या बढ़त आती दिखती है, वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा बाजार की दिशा तय करने के लिए। अगर ये संकेत आए कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो बाजार और तेज दौड़ लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा संकेत आया कि ना दिक्कत है, अभी भी जल्दी से सुलझेगा नहीं मामला या फिर अटैक हो सकता है, तो बाजार वापस से लड़खड़ा भी सकता है, ये बात साफ है। ये तो एक तरफ वो फैक्टर है जो हमें पता नहीं। दूसरा फैक्टर वो अमेरिकी बाजारों से होगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार लगभग 300 पॉइंट ऊपर थे। उम्मीद ये कर सकते हैं आप कि अमेरिका में एक अच्छी रिकवरी वाला सेशन दिखे, तो अमेरिका के बाजार और उनके फ्यूचर्स रात को किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमें बाहर से लेना है। अब हमारे अपने फैक्टर्स पर आइए। पहली चीज़ तो ये कि बाजार कल काफ़ी हल्के थे, आज काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, तो उतने हल्के तो नहीं है लेकिन ओवरबॉट भी नहीं, तो अभी भी बढ़ने की और शॉर्ट कवरिंग की जगह है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट्स हो चुके हैं। 17,300 के ऊपर निफ्टी है तो कॉल राइटर्स फंसे हैं। बैंक निफ्टी में 38,000 के ऊपर के लेवल पर कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अगर ग्लोबल मूड माहौल और रशिया यूक्रेन की टेंशन कम हो जाए तो शॉर्ट कवरिंग रैली बाजारों को और ऊपर ले जा सकती है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, आपके लिए बेस अब 17,000 के आसपास है और ऊपर में 17,500 17,600 तक जाने की तैयारी। बैंक निफ्टी अब आपके लिए बेस होगा 38,000 के आसपास, 37,800 38,000 के आसपास, और ऊपर 38,800 39,000 तक जाने की तैयारी। इस पर नजर रखें। लेकिन अभी भी ये मानकर चलें कि पूरी तरह से सिचुएशन जब तक साफ न हो जाए, बनती या बिगड़ती हुई क्लियर कट ना दिखे, तब तक बाजार थोड़ा वॉलेटाइल उतार चढ़ाव दिखा सकते। तो सावधानी अब भी रखने की थोड़ी जरूरत जरूर है। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल का ऑप्शन बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालीवाल हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने की राय देंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट में 16,800 के आसपास सेकंड अटेम्प्ट था मार्केट का, और वहां से काफी अच्छी रिकवरी 200 दिन के मूविंग एवरेज से देखने को मिली मार्केट में। और आज जो स्पेशली सेकंड हाफ में जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला, हमें लगता है कि ये मोमेंटम कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब 17,300 के ऊपर आज की जो क्लोज है वो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगी कि कल के सेशन में हमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है, जो कि निफ्टी को 17,450 की तरफ लेके जा सकती है। तो हम यहाँ पे 17,400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 102 रुपए के आसपास। इसमें बाय करने की सलाह है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट एक्सपेक्ट करें 145 रुपीज तक के। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा एक बाइंग का इंटरेस्ट आज देखने को मिला है। ऑलरेडी स्टॉक सारे आईटी स्टॉक्स में एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी का ट्रेड बना है, उसमें माइंट्री का सेटअप हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके की रिकवरी आज बनी है, हमें लगता है कल के सेशन में माइंट्री भी एक अच्छा तेजी का मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे हम 4,060 से 4,080 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 39.20 के स्टॉप लॉस से माइंट्री भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी, आपके पास आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी पिक होगी आज आपकी? बिल्कुल स्वाति, आज के जो मैंने लॉन्ग टर्म स्टॉक को पिक किया वो एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि आज 127 के लेवल पे बंद हुआ है। ये एक सॉलिड क्वालिटी की रियल एस्टेट कंपनी है, और ये कंपनी का एक आने वाले दिनों में मर्जर होने जा रहा है एम्बेसी ग्रुप के साथ। और इस मर्जर के बाद एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी हो जाएगी 44%, ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी हो जाएगी अराउंड 19%। और ये मर्जर के बाद इस कंपनी के री रेटिंग होने के पूरे चांसेस है। बाकी इस मर्जर के बाद ये कंपनी, जो कि अभी तक सिर्फ मुंबई, पुणे और एनसीआर में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में थी, वो अब एम्बेसी ग्रुप चूंकि बेंगलोर और हैदराबाद, चेन्नई में स्ट्रांग है और कमर्शियल रियल एस्टेट में है, तो एक दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी गिरावट के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 225 रुपए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आज आप हमारे साथ बाजार आज और कल के इस शो में शामिल हुए। इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।